अब देखो भैया, वो का है, हमारा तो जीवन ही घटनाओं से भरा हुआ है। हम कुछ काम करें और वो बिना कांड में परिवर्तित हुए खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी ही यादों से जुड़ा हुआ है 2019 का कोचिंग का उदयपुर के लिए किया गया शैक्षिक भ्रमण। पूरी प्लानिंग, बस करने से लेकर घूमने के स्थानों के चयन तक, मैं शुरू से लेकर अंत तक मैं और मेरे साथी शाहरुख भैया शामिल थे। पैसों की पूरी जिम्मेदारी शाहरुख भैया के पास थी और उसका हिसाब हमारे पास। यह तय किया गया कि भ्रमण को 1 दिवसीय रखेंगे, मतलब सुबह जल्दी जाकर रात को लेट तक वापस आ जाएंगे। सब कुछ तय हुआ, तारीख भी तय हो गई, किंतु अचानक एक दिन पहले खबर आई कि बारिश की वजह से आगे हाईवे बंद है, इसलिए प्लान को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर पुनः नए सिरे से तैयारी करके तय किया गया सुबह 5 बजे विजयनगर से निकल जाएंगे। लेकिन इतना आसान कहाँ है भैया। ग्रुप में लड़कियां भी शामिल थी और आप जानते ही हो, लड़कियों का तैयार होना मतलब प्लान से 1.5 घंटे लेट। बुनी तो बढ़िया हो ही गई थी, यानी 7:30 बजे हम विजयनगर से रवाना हुए। अब यात्रा में हम हो और सामने सुनने वाले श्रोता भी हो, तो फिर समझ ही गए होंगे। लगभग 30 किलोमीटर बाद सभी के ऊंची देने पर अपने अंदर का कवि जगा और शुरू हुआ शायरियों कविताओं का सिलसिला, जिसमें कब नाथक द्वारा आ गया ना तो अपन को पता चला और ना ही सुनने वाले श्रोताओं को। लेकिन नाथक द्वारा पहुंचते ही एक नई परेशानी खड़ी हो गई साहब। स्टैंड पर बस को पार्क करके हम लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर मंदिर तक पैदल पैदल पहुंचे। वहां पहुंचते ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर सर चकरा गया। अगर दर्शन की कतार में लगे तो आगे का पूरा प्लान बिगड़ना निश्चित था। फिर भी ग्रुप में अधिकांश का मानना था कि इतना अंदर आ ही गए हैं तो दर्शन कर लेने चाहिए। तो लग गए साहब दर्शन की कतार में। लगभग 1.5 घंटे बाद 12 बज चुकी थी, घड़ी की भी और ट्यूर की भी। लगभग सभी सदस्य दर्शन करके वापस आ गए। पर यह क्या, आसपास सभी जगह छान मारी पर दीपिका और कौशल्या दीदी कहीं नजर नहीं आए। ऊपर से दोनों के फोन भी नहीं लग रहे थे। सभी की धड़कनें तेज हो गई और दिमाग भी खराब हो गया, मेरे अलावा, क्योंकि अपने पास तो था ही नहीं। लगभग 45 मिनट बाद दोनों प्रकट हुई और पूछने पर पता चला कि दीपिका को चक्कर आ गए थे। वो गिर गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल दिखाने गए। खैर जो भी था, लगभग 1:30 बजे के करीब हम लोग वहां से हल्दीघाटी स्मारक के लिए रवाना हुए। यही कोई 1 से 1.5 घंटे में हम हल्दीघाटी स्मारक पहुंचे। वहां सभी ने खाना खाया जो प्लान के मुताबिक साथ में लेकर आए थे। उसके बाद वहां चेतक स्मारक एवं और भी दर्शनीय स्थानों का दर्शन करके हम उदयपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हल्दीघाटी की पहाड़ियों को देखकर महाराणा प्रताप के स्वाभिमान और चेतक की स्वामी भक्ति के किस्से जीवंत हो गए। मुझे रह रहकर माधव दरक जी की वो पंक्तियां याद आने लगी। हल्दी घाटी रो समर लड़े, वो एक लिंग दीवान कठे, मायड़ थारो वो पुत कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्की हल्की थकान के कारण सभी अपनी अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे, पर अपने को कहां जग पड़े। पहले पास में बैठे कौशल्या दीदी के कहने पर उन्हें और कविताएं सुनाई। फिर नारेबाजी में तो अपन एक्सपर्ट थे ही, और साथ में शेखर पूरा साथ दे ही रहा था। बस और क्या चाहिए था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप की ध्वनि से पूरी बस गुंजायमान कर दी। बस यही सब कुछ चल रहा था कि फतेह सागर झील पर बस रुकी। लगभग 5 से 5:30 का समय होगा। मैं, दीपक और शेखर सभी से अलग निकलकर झील के किनारे पहुंच गए। थोड़े बहुत फोटो वोटो खींचे,
आधे घंटे बाद पुनः समूह में चले गए। लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां तो बिल्कुल सीन ही अलग था। दोनों सर ने तय कर लिया कि बिना कुंभलगढ़ दुर्ग देखे हमारी यात्रा अधूरी रहेगी और उसके लिए जरूरी है हम रात उदयपुर में रुकें। पर यह क्या, सारा बजट और प्लानिंग तो एक दिन के हिसाब से थी। खैर, एक दो को छोड़कर सब मान गए। लड़कियों के घर पर बात करने की जिम्मेदारी नौरजी सर ने उठाई। सभी के पेरेंट्स को विश्वास दिलाया गया और फिर उदयपुर के शेष स्थानों को देखते हुए अच्छे से ढाबे पर बस रुकी। उधर में मूषक सभी के क्रंदन कर ही रहे थे। ढाबे के छोटा होने के कारण हमें 3 पारियों में भोजन करना था। अपन ने पहली पारी में कर लिया, पर सवाल खड़ा हुआ अब क्या करें। साथ में थे दीपक, शेखर, चीनू दीदी और कौशल्या दीदी। सभी ने आइसक्रीम खाई और बस के ठीक आगे यानी रोड पर एक बोतल लेकर ट्रूथ और डेयर खेलने बैठ गए। मस्ती में पता ही नहीं चला कि सड़क पर बैठे हैं। घंटे भर खेल के बाद सभी खाने से फ्री हुए और रात्रि ठहराव के लिए होटल देखने निकले। इसमें हमें हमारे बिगड़े हुए बजट का भी ध्यान रखना था। एक होटल में 3 बड़े रूम लिए। एक में गर्ल्स को रखा गया और उस रूम को बाहर से लॉक करके चाबी सर ने अपने पास रख ली। दूसरे रूम में सर और दूसरे स्टूडेंट्स और एक में अपना ग्रुप, जिसमें मैं, शाहरुख भैया, शेखर, दीपक, मोहित, रोहित और भी 2-3 जिनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, सोने चले गए। खैर, हमारे ग्रुप में नींद किसे आने वाली थी, क्योंकि आप तो जानते ही हो असुरों का समय तो रात को ही स्टार्ट होता है। ये तो मजाक की बात है, पर उस पूरी रात सभी ने फुल धमाचौकड़ी मचाई। अगले दिन सुबह हम कुंभलगढ़ के लिए रवाना हुए। उस समय में किसी का सर दुखे तो किसी को उल्टी होने लगी। खैर, चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही सभी प्रकार की टेबलेट्स मेरे पास रख रखी थी। गाड़ी चल रही थी, सभी अपनी अपनी धुन में थे, पर ये अपने से कहां सहन हो। शेखर और मैं वापस हो शुरू हो गए और इस पूरी यात्रा में मैंने इतना चिल्ला कर नारे लगाए कि घर आने के बाद 3 दिन तक गला बैठा रहा। कुंभलगढ़ की खड़ी चढ़ाई पर बस चढ़ने लगी और फिर मैं एक चिंतन में खो गया। इस बार विषय यह था कि जब हमारे बस से कुंभलगढ़ बस में बैठकर इस चढ़ाई को पार करने में इतनी कठिनाई हो रही है, तो उस जमाने में पन्नाधाय ने कैसे अपने पुत्र चंदन को मौत के मुंह में झोंक कर उदय सिंह को अपनी गोद में लेकर चित्तौड़ से कुंभलगढ़ का यह सफर तय किया होगा। लगभग 12 बजे के करीब हम कुंभलगढ़ पहुंचे। अद्भुत किला है साहब, ये क्या बनावट है उसकी। उसे देखते ही सर की बात सही प्रतीत होने लगी। दुर्ग की एक एक जगह को अच्छे से देखा। वह एक एक जगह इतनी सेल्फी खींची कि फोन का स्टोरेज फुल हो गया। कुल मिलाकर अच्छे से दुर्ग का भ्रमण करके पुनः बाहर आए और बाहर आए तो देखा कि हमारा ऐसे इंतजार हो रहा था जैसे किसी कार्यक्रम में नेताजी का होता है। बोले तो सभी घूमकर लगभग 1.5 घंटे पहले आ चुके थे। सबसे लेट हम ही थे। जाते ही सभी का गुस्सा हमारे ऊपर टूटना ही था। खैर, जैसे तैसे सब शांत हुए और अब तय हुआ यहां से सीधा घर पहुंचना है। लेकिन आपको क्या लगता है, जब मैं साथ हूं तो परेशानियां इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ देती? अब वो घटना हुई जिसको मैंने शुरुआत में ना घटित हुए हादसे का नाम दिया। हम जो बस लेकर गए थे, उस बस की एक बहुत अच्छी खूबी थी और वो ये थी कि बस के एक बार बंद होने के बाद उसे स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता था। अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जिसमें दोनों तरफ इतनी गहरी खाई हो कि अगर गिर जाए तो शायद गंगा में विसर्जित करने के लिए अस्थियां भी ना मिले। इसके अलावा अखबार में छपे सो अलग। कुल मिला के दोनों खाइयों के बीच एक छोटी सी सड़क और जिस पर फंसी थी हमारी बस। अब साहब, हम सब ने मिलकर बस को धक्का लगाया और उसके बाद जो हुआ
जब भी सोचता हूं तो रूह कांप जाती है। एक जबरदस्त शोर, यानी धक्का लगने पर बस स्टार्ट तो हुई, किंतु ओवर कंट्रोल हो गई। बाकी सब तो हम बाहर थे, पर एक लड़की उस बस में बैठी हुई थी। ड्राइवर की आत्मा ही जानती है कैसे 2 इंच के फैसले में उसने गाड़ी को कंट्रोल किया, यानी मौत और जिंदगी के बीच केवल 2 इंच का फासला। और शायद हम इस बदलते परिवेश में हम लोग इंसानियत इतनी खो चुके हैं कि लोगों ने आकर धक्का देने में मदद के बजाय फोन में वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। बस स्टार्ट हुई, सभी बैठे, पर सभी का हृदय कंपित कर रहा था। कोई शोरगुल नहीं, सारी मस्ती पता नहीं कहां विलुप्त हो गई। बाद में जो ड्राइवर ने बात कही, उसकी ध्वनि आज भी कानों में बजती है तो रूह कांप जाती है। अगर अंदर ये लड़की नहीं बैठी होती तो मैं बस से कूद जाता। सभी उसी पहलू की ओर सोचने लगे, अगर ये हादसा घटित हो जाता तो क्या होता। खैर ईश्वर हमारे साथ था, हम कुंभलगढ़ से निकल गए, पर एक अजीब सा डर था जो सभी के मन को घेरे हुए था। घंटे भर के सफर के बाद पहले मैं स्वयं उस दृश्य से उभरा और अपने 2-3 साथियों की मदद से सभी को नॉर्मल किया। पुनः एक होटल पर बस रुकी और वहां पर हमने कचौरी खाई। और आज भी जब उस कचौरी को याद करता हूं तो कचौरी पर से विश्वास उठ जाता है। खैर भूख लग रही थी तो उसे खाया, पुनः पहले जैसा वातावरण बनाया और इस प्रकार इन खट्टी मीठी यादों को समेटे हुए हम सफर करके लगभग 9:30 बजे विजयनगर आ पहुंचे। वाकई एक अविस्मरणीय यात्रा थी। यदि आप सभी ने इतना सुना तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, और एक निवेदन आप सभी से कि आप इस चैनल पे आई गए हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।